नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2024 के अंदर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करा गया है। क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट जो है अपना कब पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 226 के अंदर रिट पिटीशन को एंटरटेन किया जा सकता है। ऐसा कौन सा टाइम आ चुका है, ऐसा कौन से केसेस आ चुके हैं, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस आ चुकी हैं जहां पर जो हाईकोर्ट साहब हैं इनके द्वारा अगर रिट पिटीशन फाइल करी जाती है तो वो उस रिट पिटीशन को एंटरटेन करेंगे और बाकी की रिट पिटीशन को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस जजमेंट के अंदर यहां पे एक बात को क्लैरिफाई करा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बता देता हूं। जजमेंट का नाम है PHR इन्वेंट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस यूको बैंक एंड अदर्स। ये 2024 का जजमेंट है, जैसे आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। इसके अंदर मुद्दे वाली बात आपको अगर आप पढ़ाई करते हो, थ्योरी आपको पता है, उसके अंदर हमें पता लगता है कि हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं रिट पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए एज कंपेयर टू दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर हम मेरे को रिट पिटीशन फाइल करनी है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं जाऊंगा। और अगर मेरे को हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो अंडर आर्टिकल नंबर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं जाऊंगा। और यहां पे छोटा सा फर्क समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से पावर्स जो हाई कोर्ट के पास बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपना रिट पिटीशन फाइल करनी है तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और कौन से मुद्दों के ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा? केवल और केवल उन्हीं मुद्दों के पास मैं जाऊंगा जहां पे मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा होगा। तब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाकर अपना रिट पिटीशन फाइल करने के लिए मैं अपनी सुनवाई चलवा सकता हूं। एंड सेकंड बात यहां पे आ जाती है, क्या ऐसा सेम कदम मैं हाई कोर्ट के अंदर भी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। हाई कोर्ट के अंदर भी मैं रिट पिटीशन फाइल कर सकता हूं फॉर द वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट, फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है कि हाई कोर्ट के पास आप अपना रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अगर आपका कोई भी लीगल राइट वायलेशन होता है कि कानून के अंदर आपको यह अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो कानून के अंदर जो अधिकार आपको दिया हुआ है उसको कोई अन्य व्यक्ति या स्टेट जो है अपना इन्फ्रिंज करती है, उस पर्टिकुलर केस में भी आप लोग अपना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ये सीधा कानून है। तो इसी वजह से हाई कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर रह जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर रह जाती है। बट यहां पे मुद्दे वाली बात यह है कि मान लेते हैं, जो इस केस के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं एक सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि एक ये पर्सन है, इस पर्सन के साथ ना तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, इस बंदे का अपना लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? लीगल राइट का इसका वायलेशन हुआ है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या यह व्यक्ति अपना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 226 के अंदर? मैंने भी आपको समझाया, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट एक छोटी सी बात बताइए, हाई कोर्ट के पास आप डायरेक्टली मुंह उठा के चले जाओगे तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल सही हो सकता है कि अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 226 की मदद से जा सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास अपना कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, कि आप कोई ट्रिब्यूनल में जा सकते हो अपनी आवाज उठाने के लिए, या आप कोई कोर्ट में जा सकते हो पहले अपनी कोई आवाज उठाने के लिए, या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडीज के पास जा सकते हो पहले अपनी आवाज उठाने के लिए कि जो आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है ना, तो उसको चैलेंज करने के लिए या अपने आप को इंसाफ पाने के लिए आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, आप किसी कंसर्न कोर्ट में जा सकते हो, या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी में जा सकते हो। लेकिन ये जो ए नाम का व्यक्ति है, हमने इसका ए नाम का व्यक्ति रख देते हैं, इसका नाम है ए। लेकिन भाई साहब जी, ये ए नाम के व्यक्ति ना तो कोई ट्रिब्यूनल में गए, ना तो कोई कोर्ट में गए, ना तो कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर गए, सीधा चले गए हाई कोर्ट में। अब एक बात बताओ, जब जो ये ट्रिब्यूनल है, ये जो कोर्ट है या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो भी तो कानून के तहत ही एस्टेब्लिश करे गए हैं मुद्दों को सुनवाई करने के लिए, रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। सीधी सी बात है। बट आप डायरेक्टली जो है अपना ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय सीधा हाई कोर्ट जा रहे हो, जो एक फाइनल आपकी लास्ट रिजॉर्ट होता है आपका, तो ये गलत नहीं होगा। तो इनकी क्या वैल्यू रह गई? फिर ट्रिब्यूनलों की क्या वैल्यू रह गई? कोर्ट्स की अपनी क्या वैल्यू रह गई? क्वासी जुडिशियल बॉडी की अपनी क्या वैल्यू रह गई? सीधा जाओ भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपने जाके मुद्दे सॉल्व कराओ। ट्रिब्यूनल खोलने की क्या जरूरत है? ट्रिब्यूनल, सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दो, सारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज को बंद कर दो, सीधी सी बात है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हाई कोर्ट ने क्या करा था यही मामले के अंदर कि एक बंदे का लीगल राइट का वायलेशन हुआ था, ये बंदा ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था से, या क्वासी जुडिशियल बॉडी में जाना चाहिए था, बट बंदा चला गया डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, हाई कोर्ट ने भी पर्टिकुलर बंदे की जो ये रिट पिटीशन है, इसको एंटरटेन करते हुए जो रिलीफ चाहिए थी बंदे को, वो ग्रांट कर दी। अब इस वजह से ट्रिब्यूनल को यहां पे गुस्सा आया, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जो है अपना सुप्रीम कोर्ट गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि यार ये अपना हाई कोर्ट के द्वारा जो ये रिट पिटीशन एंटरटेन करी गई है, ये गलत है। हाई कोर्ट अपना इन पर्टिकुलर मुद्दों के अंदर अपनी रिट पिटीशन को एंटरटेन कभी नहीं करेगा।
हाई कोर्ट को अगर रिट पिटीशन एंटरटेन करनी है तो वो फाइनल सॉल्यूशन है। बट इससे पहले आपके पास जो अधिकार है, जहां पे ट्रिब्यूनल में जाने के अधिकार है, पहले वहां तो जाओ। उसके बाद अगर वहां पे आपको इंसाफ नहीं मिलता है तब आना हाई कोर्ट के अंदर। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा रहे हो तो ये हमने बना क्यों रखे हैं, सीधी सी बात है। तो यही बात हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोली है। अगर मैं जजमेंट का पेज नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं, पेज नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं, आपको सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने मार्किंग भी करके रखी हुई है कि यहां पे लिखा हुआ है कि वेयर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैज नॉट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एनेक्टमेंट। यहां पे ये बता रखा है कि हाई कोर्ट जो है, मैंने आपको अभी क्या समझाया कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिलीफ है, ऑल्टरनेटिव ट्रिब्यूनल है, आप वहां जाओ, ठीक है। आप वहां जाओगे, उसके बाद अगर वहां पे आपको इंसाफ नहीं मिलता है तब जाके आप हाई कोर्ट में आइएगा। बट यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले बोल दिया कि हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात और क्लैरिफाई करी है एक्सेप्शंस के बारे में कि कब हाई कोर्ट जो है अपना डायरेक्टली अपना रिट पिटीशन एंटरटेन कर सकता है। कब कर सकता है कि अगर मान लेते हैं कि जो ट्राइब्यूनल है या जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोल लीजिए, ट्राइब्यूनल बोल लीजिए, क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोल लीजिए, ठीक है, उन्होंने जो है अपना जो जजमेंट दिया है वो ढंग से नहीं दिया, बंदे को इंसाफ ढंग से नहीं दिया, तब जो है बंदा हाई कोर्ट में आ सकता है अपने रिट पिटीशन फाइल करने के लिए। या फिर ये इसका मतलब होता है चैलेंज करना। तो चैलेंज ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, और जो अपना क्वासी जुडिशियल बॉडी थी या ट्रिब्यूनल था, उन्होंने प्रॉपर्ली जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंसाफ नहीं दिया, तब आप रिट पिटीशन फाइल करने आ जाओ, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई एक ऐसा प्रोविजन है जो ऑलरेडी रिपील्ड हो चुका है, जिसको डिलीट करा जा चुका है, लेकिन ट्राइब्यूनल ने क्या करा, उस प्रोविजन के मदद से अपना मामले की सुनवाई करी। अब बताओ ये गलत है? कोई कानून ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और अगर कोई ट्राइब्यूनल उस कानून की मदद लेके उस कानून को पिक करते हुए अपना मामले को सुनेगा तो ये गलत होगा नहीं होगा? तब आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। तब इन्होंने एक और बात बोली कि अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है, मुद्दे की बात, कि एक पार्टी को जब आपने सुना है तो दूसरी पार्टी को भी सुनने का आपका अधिकार है। दोनों पार्टी को सुनने के बाद तब जाके जजमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्टी को सुन लिया, दूसरे पार्टी को आपने मौका ही नहीं दिया, कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, कुछ सुनने का मौका नहीं दिया, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, बस एक पार्टी की बात सुनने के बाद आपने जजमेंट दे दिया। ये गलत है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तब जाके आप हाई कोर्ट आइएगा, तब जाके आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन आपने ये सारा काम अगर कुछ नहीं करा, आप ट्राइब्यूनल में कभी गए नहीं, डायरेक्ट आपका लीगल राइट का वायलेट हुआ, आप चले गए सीधा का सीधा अपना हाई कोर्ट के अंदर, तो तब यहां पे हाई कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपकी रिट पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए। हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रिलीफ अवेलेबल है तो पहले वहां जाओ। बट एक छोटी सी बात यहां पे एक और आती है कि अगर मान लेते मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव रिलीफ है ही नहीं अवेलेबल, तब मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता हूं? तब तो जा सकते हो, तब तो रास्ते खुले हैं, तब कोई मना थोड़ी ना कर रहा है आपको। बट जब आपके पास दूसरा रास्ता पहले है, पहले वो अपनाओ तो सही, पहले ट्राइब्यूनल की बात तो सुनो। और अगर ट्राइब्यूनल कोई गलती करता है इन 4 पॉइंट्स में से, तो ये बात और क्लैरिफाई करी हुई है हमारे पेज नंबर 22 के जजमेंट के अंदर, ठीक है। ये बात लिखी हुई है, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना कि वे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैज नॉट एक्टेड इन द प्रोविजन एनेक्टेड इन द क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसा कानून है जो रिपील्ड हो चुका है लेकिन उन्होंने उसी कानून के तहत सुनवाई कर दी है, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तब आप हाई कोर्ट के अंदर आओ, अपनी रिट पिटीशन फाइल करो। बट याद रखना ऑल्टरनेटिव रिलीफ आपके पास अवेलेबल है, तब मत आना। अब यहां पे एक और बात क्लैरिफाई करी है कि जो हाई कोर्ट ने इस टाइम पे गलती क्या करी थी, मामला था अपना DRT का, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का। अब उसकी अपील भी होती है और उसकी ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी अवेलेबल है कि अगर कोई डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT ने अगर कोई भी रिलीफ आपको, मतलब अगर कोई भी जजमेंट दिया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। बट जो पर्सन था, जो हमने ऊपर वीडियो के स्टार्टिंग में ए नाम के व्यक्ति को बताया था, वो ए नाम का व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया, और डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया, जो कि उसने गलत करा। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ बात करा कि हाई कोर्ट विल नॉट entertain the petition under article number 226 of the constitution if any effective alternative remedy is available to the aggrieved person or a statute under which the action complained or has been taken itself contains a mechanism for redressal of grievances। ठीक है, पुष्टि मतलब आपका कोई भी सॉल्यूशन है, अगर वो कोई दूसरा ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है सॉल्व करने के लिए, पहले वहां जाओ, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जाओगे। ये मैंने आपको जजमेंट भी खोल के इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको भरोसा रहे कि सर जो है जजमेंट पढ़ते भी हैं या एवे ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पे एक बात और बोली है कि हाई कोर्ट ने ये बात को इग्नोर करते हुए जो फैसला सुनाया था अपना रिट पिटीशन के अंदर, उसको हम सेट असाइड करते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा जो भी रिलीफ ग्रांट करी गई है, जो भी जजमेंट दिया गया है रिट पिटीशन को एंटरटेन करते हुए, हम उसको सेट असाइड करते हैं। द हाई कोर्ट continues to ignore the availability of the statutory remedy under DRT Act। DRT Act के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर ट्राइब्यूनल अगर कोई फैसला सुनाता है, दूसरे पास ऑल्टरनेटिव रिलीफ आपके पास है, पर हाई कोर्ट ने ये बात को इग्नोर करा, जो कि गलत करा। तो इसीलिए हाई कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है, ठीक है,
हम उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक बात बताओ ना यार, अपने डीआरटी एक्ट के अंदर जो हमारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं और जो अपने जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे जो राइट्स होते हैं बैंक्स के, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये तो कि हमारे पास अधिकार है, डीआरटी ने हमें बोल दिया, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि हाँ रिकवरी करो। अब उस केस में यहां पे बंदा हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट से रोक लगवा दी, ये तो गलत होगा ना, इनके अधिकारों का क्या होगा, इनके अधिकार का वायलेशन हुआ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लैरिफाई करी है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई होगी। मैं आपको जजमेंट का ये भी बता देता हूं कब ये जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है, 10 अप्रैल 2024। आप कहीं सोचो कि ये पुराना जजमेंट है, नहीं, 10 अप्रैल 2024 को जजमेंट अपना प्रोनाउंस हुआ है और जजमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो लोग अपना राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बैच लेकर आ रखा हूं। तो आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे माइनर लॉज पढ़ाए जाएंगे। 10 माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात अब आ जाती है मेजर लॉज के लिए, कि मेजर लॉज की आपकी केवल रिवीजन होगी, और वो हमारी यूट्यूब चैनल जो नया वाला है ना, SLG लॉ क्लासेस के नाम से, वहां पे आपको रिवीजन पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो फायदा यही है कि 15 अप्रैल 2024 शाम को 6 बजे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये जो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के अंदर जो मैं आयुष सर हैं हमारे को अच्छा पढ़ाते हैं, और तो हमारे को इनसे पढ़ना है, तो 10 सब्जेक्ट्स हैं, सारे माइनर्स आपके कवर अप होंगे और सारी चीजें कवर अप होंगी। बट आपके ऊपर है कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करे बिना मत जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।